अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि पीटीआई के ऊपर और पीटीआई के साबिक चेयरमैन, साबिक कहते हुए बुरा लग रहा है, साबिक चेयरमैन इमरान खान के ऊपर एक बुरा वक्त चल रहा है और इसकी वजह से पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी चल रही है। और इस सब पे बात करने के लिए आज हमने बुलाया है एक ऐसे जर्नलिस्ट को जिन्होंने पीटीआई के बीट को तकरीबन 10 साल तक कवर किया और खान साहब को बहुत क्लोजली देखा। तो इनसे बेहतर हमें इस मामले में बात करने के लिए गेस्ट मिल नहीं सकते थे। अब्दुल कादिर आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। सर, सबसे पहले तो हमारा थोड़ा कैजुअल सा आगाज़ होता है और वो हम गेस्ट के बारे में जानते हैं कि उन्होंने तालीम कहाँ से शुरू की और कहाँ से उनका ताल्लुक़ है। और हम ये भी पूछना चाहेंगे कि आप डिग्री वाले सहाफ़ी हैं या बगैर डिग्री वाले? ज़रूर पूछिए, जो आपका दिल चाहता है वो पूछें। तो सर, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका और अर्ली एजुकेशन वगैरह के बारे में बताएं। देखिए, जो आपने पहले क्वेश्चन किया डिग्री वाले साफ़ी हैं या नहीं है, तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ। आई हैव डन माय मास कम्युनिकेशन मीडिया स्टडीज़ फ्रॉम इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर बैक इन 2009-11। तो डिग्री तो मैंने ली है, लेकिन मुझे इस फील्ड में आने का कोई ऐसा जितना क्रेज़ नहीं था, या मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसी फील्ड में आना है। बट चूँकि डिग्री इसकी थी और फिर इंटर्नशिप भी इसी डिग्री की थी, और लकीली मुझे एक बहुत 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 अच्छा चैनल मिल गया, ARY न्यूज़। मुझे उस टाइम अंदाज़ा नहीं था कि ये पाकिस्तान का लीडिंग न्यूज़ नेटवर्क है, बट लकीली मुझे चांस मिला ARY में आने का। और उस टाइम भी मुझे इतना कोई खैर आइडिया नहीं था कि ये फील्ड कैसी है, लेकिन फिर जैसे जैसे इंटर्नशिप का टाइम गुजरा, अमूमन तो मेरा ख्याल एक आध मंथ की होती है इंटर्नशिप, लेकिन मुझे ज़्यादा मौका मिला काम करने का ARY में। वाइल इंटर्नशिप मेरा ख्याल है कोई 7-8 मंथ से ज़ायद टाइम गुजरा। तो उस दौरान जो मैंने फील्ड वर्क किया, या मैंने जो लोगों से मिला, या जो एक सोशल नेटवर्क एनहांस हुआ, तो वो एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त था। तो उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज़ होने लगा कि मुझे शायद इसी फील्ड में आगे आना है, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चांस भी ऐसे मिलते रहे कि फिर मैं इसी फील्ड में परमानेंट आ गया। ये हुआ मेरे साथ। सर, देखा जाए अगर तो इवन हम भी मीडिया स्टूडेंट हैं, तो जब हम किसी जगह जाते हैं कि यार इंटर्नशिप चाहिए, तो हमें इनकरेज नहीं किया जाता है इतना। और कल मेरे एक दोस्त है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि हम लिंक्डइन पे सीवीज भेजते हैं और सबसे बुरी बात हमें ये लगती है कि वो ये नहीं कहते यार कि तुम्हें रिजेक्ट कर रहे हैं या कुछ जवाब तो दो आगे से। तो जवाब ही नहीं आता। तो आपको इतने बड़े चैनल में इंटर्नशिप का मौका मिला, तो ये कितना मुश्किल था, इस बारे में बताइए। देखिए, उस टाइम ये वैसे आपकी बात ठीक है, इसीलिए मैं बार बार रिपीटेडली कह रहा हूँ कि लकीली मुझे चांस मिला। तो मैं इस सारे प्रोसेस में, एक तो हार्डवर्क तो है ही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हार्डवर्क के साथ लक का एलिमेंट भी बड़ा काम करता है। और जब मैं ARY में आ रहा था, या मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी, उस टाइम तक मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये एक मुश्किल टास्क था जिसे बड़े आसानी से कर लिया। और बिल्कुल कोई सिफारिश नहीं थी, कोई किसी का ऐसा कोई असर रसूख नहीं था। बल्कि मैं तो इंटर्नशिप ARY की बजाय किसी ऐसे लोकल से किसी अखबार में करना चाहता था। मुझे इसकी वैल्यू का अंदाज़ा नहीं था उस टाइम। मैं ये चाहता था कि इंटर्नशिप बस डिग्री लेने के लिए रिक्वायर है, तो चलो किसी अखबार में कर लेते हैं, किसी लोकल से अखबार में। चूँकि मैंने बहावलपुर से इस्लामिया यूनिवर्सिटी से किया, तो मेरा था कि वहीं किसी यूनिवर्सिटी के आसपास कोई अखबार जो मुकामी हो, तो वहाँ पे इंटर्नशिप करके एक लेटर ही देना यूनिवर्सिटी को और आपने डिग्री ले लेनी। इनिशियल तो मेरा माइंड था कि मैं कोई अपना बिजनेस करना चाह रहा था, कोई कारोबार, कुछ भी ऐसा। ये जॉब वाला तो मेरा माइंड था नहीं। तो लेकिन ऐसे ही मौके बनते गए, लक अच्छी थी कि ऑल द वे फ्रॉम बहावलपुर टू ARY एक ऐसी इस्लामाबाद के लिए चांस बन गया बस। और फिर उस टाइम पे जब मैं आया 2009 में, 2011 में 9/11 सेशन था। 2011 में मीडिया इंडस्ट्री थोड़ी सी बेहतर थी आज की निस्बत, हालात भी थोड़े बेहतर थे, और इंटर्न्स को थोड़ा सा इनकरेज भी उस टाइम पे किया जाता था। तो जब मैं आया तो मैं अकेला नहीं था, बहुत सारे और इंटर्न्स भी थे जो कि आहिस्ता आहिस्ता फ़िल्टर होकर निकलते रहे, जिनका टाइम कंप्लीट हो गया या जिनको बस रस्मी सी कार्रवाई करना थी, तो वो सारे फ़िल्टर होकर निकलते रहे। लेकिन यस, आप ठीक कह रहे हैं कि आजकल के टाइम पे खाली इंटर्नशिप लेना ही ये जॉब लेने से बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि ये मेन एंट्रेंस है आपकी इस फील्ड में आने के लिए। ये मेन दरवाज़ा है, मेन कॉरिडोर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल मीडिया के हालात
कुछ ऐसे हैं, श्रिंक हो गया मीडिया, क्योंकि पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, यूनिवर्सिटीज़ इतनी हैं, लेकिन मीडिया तो आगे उतना ही है, हार्डली दो चार पांच चैनल हो रहे हैं, तो वो उतने लोगों को अपने अंदर समा नहीं पा रहे। तो इसलिए स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, वो इंटर्नशिप ढूंढना चाहते हैं। हमें भी बहुत लोग पूछते हैं कि इंटर्नशिप करने का क्या तरीका है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई तरीका नहीं है इस मौके पे कि मैं कहूँ किसी को बताऊँ कि ये तरीका है, आप इसको अपनाते हुए वाया दिस चैनल आप आ जाएं इंटर्नशिप के लिए। मतलब ये यूनिवर्सिटी के कोई लेटर की रिकमेंडेशन है, कुछ आपकी अपनी लक है, उसके ऊपर हो गया तो हो गया, नहीं तो इसमें बड़ा लंबा टाइम लग जाता है और लोगों को अच्छे चैनल्स भी नहीं मिलते। आने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको एक ऐसा चैनल, ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जो आपको सिखाए, आपको नरिश करे थोड़ा सा, या उसका वर्किंग एनवायरनमेंट कम से कम इस तरह का हो कि आप 2-3 महीने के अंदर अंदर मीडिया की फील्ड को समझ जाएं। तो बाकी आजकल हालात इतने अच्छे नहीं हैं मीडिया के। मैं यहाँ पर एक बड़ी मीडिया के हवाले से थोड़ी कड़वी बात भी करूँगा हाँ हाँ, कि ज़रूर कीजिए। अक्सर हम पोस्टर पढ़ते हैं और वहाँ पर लिखा होता है कि फलां चैनल को रिपोर्टर की ज़रूरत है और रिपोर्टर जो है हाँ वो खुद शक्ल होना चाहिए। हाँ। तो एक ये भी क्राइटेरिया जो है वो सेट हो गया कि यार इस तरह के लोग ही आएंगे। तो आपको लगता है कि ये भी वक्त के साथ साथ ये चेंज भी आया मीडिया में? नहीं, जो नेशनल मीडिया उसमें ये ना रिक्वायरमेंट है अच्छा। और ना ऐसी कभी मैंने कोई चीज़ देखी है। ये जिस इश्तिहार की, एडवर्टाइजमेंट की आप बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली दो नंबरी का जो काम होता है हाँ ना, हाँ। जिसमें लोगों को ये बोला जाता है कि आप इनिशियल जो है वो इतनी पेमेंट भी हमें दें, हम आपको कार्ड भी देंगे, हम आपको हाँ लोगो भी देंगे। हाँ। तो लोग उस झांसे में आ जाते हैं, जो ऐसे चैनल्स को ज्वाइन कर लेते हैं जिनका नाम खाली पोस्टर्स के ऊपर होता है या पैनाफ्लैक्स के ऊपर होता है, रियल में उनका कोई वजूद नहीं होता। और नौजवान लोग क्या करते हैं कि इनिशियल कोई 5-10 हज़ार या 20 हज़ार की पेमेंट भी दे देते हैं कि हमें लोगो मिल जाएगा, हमें कार्ड मिल जाएगा। तो इसलिए वो तो खैर दो नंबरी का काम है, उसको तो पता चल जाता है कि यार ये इनके ऑफिसेज का कोई वजूद ही नहीं है, कोई नेशनल टेलीविज़न ही नहीं है। वरना तो आपको पता है, अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो आपको पता है कि मेन चैनल्स कौन से हैं। नेशनल मीडिया में ये शक्ल वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं। हाँ, जो न्यूज़ कास्टर्स हैं उनके लिए तो शायद ये कहीं ना कहीं अपीयरेंस मैटर करती है, बिकॉज उन्होंने स्क्रीन के ऊपर आना है। रिपोर्टिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कुछ शक्ल होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मेरे जैसे भी हैं, चलते फिरते, तो वो कोई इतना कंपल्सरी नहीं है। अगर हो तो अच्छा है, पॉजिटिव है, प्लस पॉइंट ही है। हाँ। सर ये बताइएगा कि वो एक कहा जाता है कि इंटर्नशिप करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता चलता है कि ये काम मेरे लिए है या नहीं। हाँ तो मैंने भी न्यूज़ कास्टिंग से स्टार्ट किया, 4 महीने बाद मुझे लगा कि यार नहीं मेरे बस का नहीं है। अपना शुरू कर लिया। तो ये बताइएगा कि इंटर्नशिप में आप आए, उसके बाद वहाँ रहने के लिए क्या मोटिवेशन थी? क्या ये पीटीआई बीट का मिलना मोटिवेशन थी या कुछ और था? एज ए रिपोर्टर इंसान एंजॉय बड़ा करता है। हमने भी रिपोर्टिंग की हुई है, तो क्या क्या बेसिक मोटिवेशन क्या थी आपकी? नहीं, पीटीआई बीट तो खैर बहुत बाद में मिली। अच्छा। स्टार्ट में तो जनरल बीट्स थी, जैसे आप फैशन शोज़ कवर करने चले गए, इंटरटेनमेंट को मैं कवर किया करता था, डिफरेंट पार्टीज़ में जाना, डिफरेंट इवेंट्स, ये जो एंटरटेनमेंट सेगमेंट है इसको कवर किया करता था। म्यूज़िक नाइट हो गई या इस तरह के इवेंट्स इस्लामाबाद में कम होते हैं, लेकिन उस टाइम पे थे, ज़्यादा थे, तो उनको कवर करता था। मोटिवेशन जो थी ना वो ये थी, आहिस्ता आहिस्ता इस फील्ड में दिल लगने लग गया, अच्छा लगने लग गया कि इस फील्ड में जैसे एक चार्म भी है, एक अलग किस्म का प्रोटोकॉल भी है, आपको वैल्यू भी किया जाता है, प्लस ये कि आपका सोशल सर्कल जो है वो बड़ा इन्हांस होता है, आपकी पीआर जो है वो बहुत अच्छी होती है। और जब आप अपना तारुफ कराते हैं एक रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो मेरा ख्याल है कि आपको जो रिस्पेक्ट मिलती है, जो ऑनर मिलता है, वो मेरे लिए मैटर कर रहा था उस टाइम कहीं ना कहीं। और प्लस ये कि मैं एक बिल्कुल बैकवर्ड एरिया से निकल के यहाँ पे आया हुआ था। मेरे लिए बहुत सारे चैलेंजेस थे एक ऐसे शहर में जहाँ पे मेरा कोई जानने वाला ऐसा सच नहीं है। मुझे रहने के लिए, खाने पीने के लिए, अपनी डेली लाइफ के लिए मुझे बहुत कम लोग मुयस्सर थे उस टाइम जो साथ देते। मुश्किल टाइम था। तो मैं एक दो इंटरव्यूज़ में पहले भी बता चुका कि मेरा सोना, जागना, उठना, बैठना, ये सब कुछ ऑफिस के प्रेमिसेस में ही रहता था। मतलब ऐसे ही जैसे ये फ़र्श है, फ़र्श के ऊपर रातों को सोया, जब इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं थे और कोई जान पहचान वाला, संभालने वाला भी, मुझे खुद भी इतना अच्छा नहीं लगता कि किसी के सर पे आप सवार हो जाओ। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ पैरेलल चल रही थी।
और मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट काम करके बहुत अच्छा लगता था। तो जो 24 घंटे गुजरते थे उनमें से कोई 18-20 घंटे तो मेरा काम करते करते गुजरता था। सुबह 7 बजे मैं स्वीपर के आने से पहले तो उठ जाता था, और उसके बाद जब तक आखिरी बंदा चला नहीं जाता था रात 12 बजे तक, तो मैं ऑफिस में काम ही कर रहा था। इस कवरेज पे चला गया, उस कवरेज पे चला गया, जहाँ पे कोई नहीं जाता था वहाँ पे भी चला गया। तो वो उस चक्कर में मुझे काम करने का मौका भी बहुत मिला। तो वो चैनल मैनेजमेंट को भी ये लगा कि भाई बंदा काम कर रहा है, और मेरे पास और करने के लिए कुछ था भी नहीं। तो वो बस इस तरह चलता रहा, और बाय द एंड चैनल ने मुझे खुद ही ऑफ़र किया कि आप हमारे एम्प्लॉय बन रहे हैं, आप एक्सेप्ट करेंगे। तो मेरे लिए इससे खुशी की बात और क्या थी, मैं बिल्कुल करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता परमानेंट हो गया। सर एक खबर सुनने को मिली पिछले दिनों, तरदीद या तायीद कर दीजिएगा कि आपको मेरे ख्याल में एंकर का रोल ऑफर हुआ था और आपने नहीं लिया। आई डोंट नो ये सच है या नहीं, लेकिन मैंने सुना था कहीं से, तो ऐसा हुआ था? देखिए ऐसा था कि कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि मैं एंकरशिप में चला जाऊं। जो मेरे दोस्त यार थे उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं एंकरिंग करूं, मैं बोल अच्छा लेता हूं, तो वो उनका था। मुझे खुद भी कहीं ना कहीं ये लगता था। और फिर मैंने अपनी मैनेजमेंट से इस बारे में डिस्कस किया, और उन्होंने कहा कि ठीक है आ जाए, आप ऑडिशन दें और दिस एंड दैट। तो बस वो चीज़ें ऑलमोस्ट डन हो गई थी। लेकिन मेरे बहुत ही हमदर्द आप कह लीजिए, या जिनसे मैं अपनी हर बात कर लेता था, साबिर शाकिर साहब हमारे ब्यूरो चीफ भी हुआ करते थे, अभी तो नहीं है यार भाई में, लेकिन अ, उनसे मैं डिस्कस करता था ये छोटी छोटी चीज़ें। कभी कभी ऐसा भी होता था कि किसी और चैनल से ऑफ़र आ गई है कि आप हमारे साथ आके काम करें, तो इस किस्म की जब मैं सिचुएशन में फंसता था तो मैं उनसे जाके बात कर लेता था। या कभी किसी और जगह पे स्विच करने के बारे में सोचता था तो फिर उनसे जाके डिस्कस करता था। तो ये चीज़ मैंने उनसे डिस्कस की, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बताया कि न्यूज़ कास्टिंग वाला काम है तो ठीक, लेकिन आप एक जगह पे बिल्कुल स्टक हो जाओगे। मतलब आप 9 to 5 एक सीट पे बैठे हो और टेलीप्रॉम्प्टर पे आप खबरें पढ़ रहे हो, तो उसको कंपेयर करो और यहाँ पे जो तुम घूम फिर रहे हो और अपना एक डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन में हो, तो दोनों को कंपेयर करो क्या अच्छा लगता है। तो मेरे लिए 9 to 5 एक जगह पे बैठ के काम करना मेरे लिए मुनासिब नहीं था, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे था कि ज़रा फील्ड वर्क हो, भाग दौड़ हो, लोगों से मिलना जुलना हो, तो ये काम मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। दैट्स वाई फिर मैंने वो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर करने की बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करता या कोशिश करता, तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता था या ना हो सकता, बट एक सर्टेन पॉइंट पे आके मैंने सोचा ज़रूर था, लेकिन मैंने साथ ही फिर माइंड अपना बना लिया था कि नहीं, मुझे रिपोर्टिंग में आगे जाना है। सर मीडिया की अगर हम यहाँ पर बात करें थोड़ा एंकर्स की, तो मैं पैदा हुआ तो हामिद मीर साहब एंकर थे। मैं स्कूल जाना शुरू हुआ, हामिद मीर साहब एंकर है। आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ, हामिद मीर साहब एंकर है। हाँ, आजकल ऑफेयर है। आजकल ऑफिस है। अ, पहली बार नहीं हुए उन पे, जी बड़ी जी 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 दफ़ा ये वक्त आ चुका है, लेकिन फिर से वो स्क्रीन पे आ जाते हैं। जी, इस बारे में भी हम बात करेंगे। हाँ। लेकिन ये बताइएगा कि ये मोनोपोली किसी हद तक ब्रेक हुई है, जिस तरह आप व्लॉग वगैरह करते हैं, और उससे थोड़ा ये हुआ है कि कहीं ना कहीं जो छोटा रिपोर्टर है हमारे जैसा, उसको हेल्प मिली है इससे, वो मोनोपोली ब्रेक हुई है या नहीं हो पाई अभी तक? देखिए इसको मोनोपली तो नहीं कह सकते, वो उनका एक जो एक्सपीरियंस है उसका तो कोई नेवल बदल नहीं है ना। अगर आप एंकर हैं और एक लंबे टाइम से आप कर रहे हैं, तो वो आपका एक एक्सपीरियंस काउंट होता है ना। तो इस पोस्ट पे जब आप एंकरिंग की कुर्सी पे बैठते हैं तो मेरा ख्याल है एक्सपीरियंस काउंट करता है। यंग लोगों को भी मौका मिला, बहुत सारे यंग लोग भी आए हैं, लेकिन अभी उतना ज़्यादा यंग लोगों को नहीं देखा गया स्क्रीन के ऊपर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जस्टिफाई इसलिए भी है क्योंकि ये पोस्ट तकाजा करती है एक्सपीरियंस पर्सन होने का। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर वो अपने माजी की देखी हुई चीज़ों के ऊपर बात कर सकते हैं, हम शायद उस तरह से नहीं कर सकते। तो बाकी मोनोपली नहीं है। हाँ, यंग लोगों को एक नया डिफरेंट प्लेटफॉर्म मिल गया, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म मिल गया, फेसबुक का मिल गया, तो यंग लोगों ने वहाँ पे ज़्यादा एक्सेलरेट कर लिया, अपने आप को वहाँ पे ले आए। तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई कंपटीशन है, लेकिन जहाँ यंग लोगों को बेहतर मौका मिला वहाँ पे उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्म करना शुरू कर दिया। अब इसी प्लेटफॉर्म पर वो सीनियर लोग भी आने शुरू हो गए हैं। आपने देखा अभी हामिद मीर साहब आजकल ऑफ एयर हैं, तो वो भी यूट्यूब के ऊपर आ गए हैं, वो भी अपने वीलॉग्स कर रहे हैं।
तो हम उनकी तरफ जाएं या ना जा पाएं, लेकिन वो इस तरफ ज़रूर आ रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मीडिया इंडस्ट्री में आने वाला जो टाइम है वो यंग लोगों का है, क्योंकि आजकल जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ होता देख रहे हैं, अ, ये चीज़ें मेमोरी में फीड हो रही है ना, इनको हम करीब से विटनेस कर रहे हैं। तो जब आने वाला टाइम होगा और मौका मिलेगा इन चीज़ों को बयान करने का, तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह चांस मिलेगा। सर आपको कभी कोई मैसेज रिसीव हुआ कि आज ये बात नहीं करनी थी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चैनल मैनेजमेंट की तरफ से भी आज तक कभी ना रोका टोका गया है, ना कभी कोई ऐसी कोई चीज़ फीड ही की गई है कि आपने ये कहना है और ये नहीं कहना। ना कभी कुछ ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको अपने चैनल की पॉलिसी का आइडिया होता है, आपको पता होता है कि क्या लाइन एंड लेंथ है और क्या लिमिटेशंस हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। जब आप एक एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आपको फिर क्रीज से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं होती। और मुझे अभी तक लगता है कि कभी ऐसा ऐसा मैंने कभी फील नहीं किया, ना कभी किसी ने कहा और ना शायद कोई कहेगा ही, क्योंकि आई नो माई सर्टन बाउंड्रीज ना, कि कितना आपने चलना है, कहाँ तक आप जा सकते हम्म, अ, सर आपकी बीट के हवाले से बात करेंगे। खान साहब के साथ आपका काफ़ी टाइम गुजरा होगा, हैं। तो उनके साथ उनकी बीट को कवर करना या उनकी ज़िंदगी को कवर करना, वो कैसा एक्सपीरियंस था, या कोई वाकया कोई शेयर करना चाहें और जो यादगार हो? ये वाक़या तो खैर बहुत सारे हैं। अब तकरीबन 10 साल का अरसा उनको कवर करते करते गुजरा, तो वाक़या तो बहुत सारे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी और सियासी जमात को कवर कर रहा होता, लाइक बाकी रिपोर्टर्स भी हैं वो भी कवर करते हैं, ये कोई ऐसा नहीं होता कि आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, ये भी बाय लक ही होता है। तो ये जो बीट मुझे मिली थी वो भी बाय लक ही मिली थी, कि मेरे से पहले कोई और सीनियर रिपोर्टर्स करते थे इसको, वो फिर अचानक छोड़ के अमेरिका चले गए, तो उनकी जगह पे फिर मुझे असाइन किया गया। लेकिन अगर मैं किसी और सियासी जमात को कवर करता तो शायद आप इस तरह पॉडकास्ट भी ना कर रहे होते, या वो रिकग्नाइजेशन ना होती जो इस सियासी जमात को कवर करने से हुई। काम करने का बहुत मौका मिला, लाइक आप बैक टू बैक न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ है, ख़बरें हैं, जलसे हैं, प्रोटेस्ट हैं, एक मुसलसल हैपनिंग रही है। अभी थोड़ा सा एक मुश्किल वक्त आया पीटीआई के ऊपर, बट स्टिल बहुत कुछ है रिपोर्ट करने के लिए, बहुत कुछ है बताने के लिए। ऑल्दो कि नेशनल मीडिया के ऊपर थोड़ी सी कवरेज कम है, बट वो आप अपने पॉडकास्ट में, अपने वीलॉग्स में बता सकते हैं। लेकिन ये है कि इस पार्टी को कवर करना एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और बहुत मैंने इन्जॉय किया ये 10 साल को जो कवरेज है ना। हालांकि हैक्टिक भी था, मैंने धरने कवर किए तो 28-28 दिन तक अपने घर नहीं जा पाया। 17-17 घंटे तक फील्ड पे रह के काम किया, सोने के लिए 3-4 घंटे ही मिले। भाग दौड़ भी ऐसी मुसलसल रही कि अगर आप बीमार भी हैं तो आपने एहसास नहीं होने दिया किसी को कि आप बेहतर फील नहीं कर रहे हो, कि आपको कहीं आराम करना है। बिकॉज़ बहुत सारे मौके ऐसे थे जहाँ पे मुझे लग रहा था कि वो हिस्ट्री में लिखे जा रहे हैं और इनको कवर करना है, लाइक लॉन्ग मार्च हो गया, धरना हो गया, ऐसी ऐसी हैक्टिक कवरेज। या रिसेंट भी लाहौर से पिंडी तक कवरेज करना, और हर मोमेंट को कवर करना। और ये कोई आसान काम नहीं था। एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, मुसाफिरों की तरह आप लगे पड़े हैं। कारकुन तो आते थे, चले जाते थे, फिर नए आ जाते थे, बट हमें ये सारा कुछ साथ साथ कवर करना होता था। तो कहीं हैक्टिक भी था, दिलचस्प भी रहा, थ्रिलर था एक तरह से पूरा। और अभी मैं ज़रा मिस कर रहा हूँ, ये जलसे वगैरह नहीं हो रहे, लेकिन होपफुली कुछ अच्छा टाइम आए तो दोबारा से ये सिलसिला शुरू हो। कोई ऐसी बात जो आपको याद हो, और कोई होता है एक इंसान के साथ आप बहुत अच्छा रहते हैं, उन्होंने आपको कुछ कहा हो, या कोई ऐसी चीज़ खान साहब में आपने देखी हो जो आपके साथ रह गई हो? मेरे लिए उनके जो दो इवेंट्स थे, पाकिस्तान में तो खैर मैंने उनके बहुत सारे जलसे और इवेंट्स कवर किए, लेकिन जो आउट ऑफ कंट्री दो इवेंट्स थे वो मुझे बड़े लगता है कि कवरेज के लिए वो सबसे बेस्ट थे, जो अमेरिका में थे। एक बार था वाशिंगटन डीसी में उनका जलसा हुआ था बहुत बड़ा। वो बहुत सुपर किस्म का क्राउड था, बहुत सुपर किस्म का एनवायरनमेंट था, और मेरे लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि आप किसी
आउट ऑफ कंट्री में, मतलब वो भी अमेरिका जैसे मुल्क में एक जलसा हो रहा है पीटीआई का। तो उसको होते देखना वो एक बिल्कुल यूनिक एक्सपीरियंस था, बिकॉज लग रहा था कि लोग नहीं आएंगे, कम पड़ जाएगा, और एक इम्प्रेशन भी जाना था अमेरिकन लीडरशिप को कि इस बंदे के पीछे कितनी पब्लिक है। और सडनली पूरा हॉल आपको ऐसे दिख रहा है कि खाली खाली है, कुछ इतना है नहीं, और 10-15 मिनट के अंदर अंदर वो हॉल ऐसे भरा कि अनाउंसमेंट करनी पड़ गई लोगों को कि अब डोर क्लोज हो गया, अब जगह नहीं बची अंदर, इतना वो सुपर क्राउड था। तो वो मेरे लिए जो कवरेज थी वो बड़ी अच्छी थी। और प्लस जो यूनाइटेड नेशन का उनका स्पीच आपको याद है वो? आप भी थे। हाँ। हाँ। तो मैं गया था ना कवर करने के लिए। ARY की मैनेजमेंट ने डिसाइड किया था कि ये एक ऐसा मोमेंट है जिसको हमें थ्रू लोकल रिपोर्टर ही कवर नहीं करना, यहाँ से भी रिपोर्टर जाना चाहिए। तो वो जाके मैंने कवर किया था। वो बहुत ही एक मेरी मेरी लाइफ का यादगार मोमेंट्स में से थे। उधर कुछ एक दो वाक़यात भी हुए जिनको शायद उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया गया, बट ओवरऑल मैं कह रहा हूँ कि वहाँ जाना, पहुँच जाना, और फिर UN जनरल असम्बली सेशन में इमरान खान साहब खिताब कर रहे हैं और वो खिताब को कितने लोगों ने सुना, देखा, और आप वो चीज़ें सारी लाइव एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो वो बहुत अच्छा था। इमरान खान साहब से उन दिनों प्राइम मिनिस्टर थे, तो प्राइम मिनिस्टर का एक सेट प्रोटोकॉल होता है, हर कोई जाके बात नहीं कर सकता। तो उन दिनों उनसे बात करने का, इंटरेक्ट करने का मौका मिला, इंटरव्यू किया। तो बल्कि वो उनके जो सिक्योरिटी पर्सनल्स थे वहाँ के, वो करीब भी नहीं जाने दे रहे थे, बहुत रोक टोक थी, उनके फ्लोर तक नहीं जा पा रहे थे। तो वो उनके सीक्रेट सर्विस वाले सारे रोक रहे थे कि आप बिल्कुल आगे नहीं आएंगे। Then उन्होंने देखा और उन्होंने कहा हाँ, लेट हिम कम, आने दो। और फिर उन्होंने कहा बोलो, बात करो, बात करो। तो उनको पता था कि क्या स्ट्रगल चल रही है और क्यों रोक रहे हैं, इसको बात नहीं करने दे रहे हैं या आगे तक एक्सेस नहीं दे रहे। तो उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि इसको आने दो, आने दो। तो उन्होंने कहा हाँ, तुम बात करो, तुम बात करो। तो वो मैंने खुद ही से उनसे इंटरेक्ट किया, तो वो बहुत यादगार मोमेंट है। फिर उनका त्यारा ख़राब हो गया, अचानक से उनकी वापसी, सारी सिक्योरिटी वापस, तो वो एक एक चीज़ रिकॉल हो जाती है। वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस था। खान साहब के बारे में कुछ लोगों का ये कहना है कि खान साहब का जो रवैया है वो कुछ तल्ख है। आपने काफ़ी अच्छा उस बीट को कवर किया, तो क्या आपने ऐसा महसूस किया? तल्ख उनका कुछ लोगों के साथ है। मैं साथ साथ आपसे बात कर रहा हूँ और साथ साथ पीटीआई की एक इम्पोर्टेंट जी खबर भी जी आई जी। है। मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो वो भी फाइल कर लूँ। जी। ये यहीं से कंटिन्यू करते हैं। मैं साथ में आपको बता भी देता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन जो हाई कमिश्नर हैं उन्होंने पीटीआई के जो नए चेयरमैन हैं उनसे मुलाकात की, तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ थी एक। अच्छा, एनीवेज, तो इमरान खान साहब को तल्ख बहुत कम देखा है। उनका एग्रेसिव नेचर ज़रूर है, और कहीं पे उनको नई चीज़ अच्छी लगती तो ब्लंट है, वो फ़ौरन मौके पे स्नब भी कर देते हैं, बोल भी देते हैं, कह भी देते हैं। बट ओवरऑल हमारे साथ तो खैर उनका ऐसा कोई रिलेशन नहीं कि वो कोई हमें कोई ऐसी डायरेक्ट बात कह सके, या हमारा तो काम सिर्फ ये है कि जो देखा है वो रिपोर्ट कर दिया। कोई ऐसा नहीं था कि कोई हमारी कोई दोस्ती यारी है या हम कहीं पे बैठे रहते हैं या ऐसा कुछ भी, बस कवरेज के लिए गए, उठ के आ गए। तो ये चूँकि रोज़ रोज़ रिपीटेडली होता था तो इसलिए ज़रा ज़्यादा हो गया, कवरेजेस ज़्यादा हो गई तो इंटरेक्शन ज़्यादा हो गए। अदरवाइज ही स्कूल का। नए चेयरमैन की आपने बात की, तो वापसी के चांसेस हैं खान साहब के? हाँ, आपको लगता है क्यों कि नहीं। इलेक्शन से पहले? देखिए, इलेक्शन से पहले उनके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन के बाद तक भी शायद रहेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मुश्किलात हमेशा के लिए उनके साथ चलने वाली हैं, क्योंकि वक्त बदलता है। हमने देखा है कल किसी के लिए बुरा वक्त था, आज उनके लिए है। आज अभी थोड़ी देर पहले केसेस में रिलीफ मिल रहा है धड़ाधड़। तो जो जेन्युइन केसेस में अगर रिलीफ मिल सकता है तो बोगस केसेस में क्यों नहीं मिलेगा। तो अभी थोड़ा मुश्किल टाइम है, लेकिन आने वाले टाइम में मेरा ख्याल है कि उनको रिलीफ मिलेगा और वापसी होगी। सर, रिलीफ मिलना, बहुत से लोग परवेज खटक साहब एक दफा कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए डील नहीं करेंगे। आपको लगता है कि डील कर लेंगे वो? मुझे लगता है कि उनको इसको पता नहीं डील का नाम देना चाहिए या क्या, लेकिन मेरा ख्याल है बातचीत होनी चाहिए।
इतना डेडलॉक, इतना स्वेर किस्म का डेडलॉक नहीं होना चाहिए जहाँ पर आप बात कर ना सकें या कोई आपकी बात सुन ना सके। और जहाँ तक मुझे याद है, इमरान खान साहब ने गिरफ्तारी से पहले कई मर्तबा ये कहा कि बैठें, बात करें, बात करें। उन्होंने कई मर्तबा ऑफ़र किया, लेकिन दूसरी साइड से रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। लेकिन मेरा ख्याल है कि बातचीत होनी चाहिए, फॉर द सेक ऑफ कंट्री, फॉर द सेक ऑफ पीपल। ये जो एक chaos जैसी सिचुएशन है, लोग अजीबोगरीब सिचुएशन में इस टाइम फंसे हुए हैं। नहीं समझ आ रही कि फ्यूचर क्या है पाकिस्तान का। लोग लोग मेंटली इस टाइम जो जिस तरह से ब्रेन ड्रेन हो रहा है लोगों का, वो दैट इज़ रियल। मतलब हर कोई, मेरे अपने सर्कल में मैंने देखा है, लोग कितनी तेज़ी से सोच रहे हैं कि यार बाहर चले जाएं, कहीं पे चले जाना चाहिए, कहीं पे लोग डिप्रेस हैं। तो इस मुल्क की खातिर कहीं डायलॉग होने चाहिए। उसको ज़रूरी नहीं है कि आप डील का नाम दें। डील तो तब है ना कि कोई इमरान खान साहब ये कहें कि मैं इस शर्त पे ये कर दें तो ये हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन दोनों तरफ से कहीं पे बात होनी चाहिए। सिस्टम जो है ना वो वापस बहाल होना चाहिए। सारी असम्बलियाँ वापस बहाल होनी चाहिए। सारा सारा जो एक सोशल स्ट्रक्चर है ना आपका, वो एज़ इट इज़ जैसे 2022 से पहले था। मुझे कोई नहीं, मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट हर हाल में सिर्फ इमरान खान की और कोई नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ जो भी गवर्नमेंट में हो, जो अवाम चाहे, सिर्फ अवाम की विल के ऊपर आप जाने दें। अगर अवाम चाहती है नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हो, बेशक आप उनको आने दें। अगर इमरान खान के हक़ में, इमरान खान को आने दें। लेकिन ये सारा सिस्टम वापस इन प्लेस होना चाहिए। असम्बलीज़ होनी चाहिए। जो जो कुछ इस टाइम नहीं है, ये जो पुलिस का सारा काम है वो उनको करना चाहिए। ये जिस तरह से विक्टिमाइजेशन के पीछे लगाया गया है, और सारा दिन ख़बरें आप टेलीविज़न ऑन करके देखें, सुबह से रात तक जो चलता है, वो ख़बरनामा इस लेवल का है कि लोग 1 घंटे का ख़बरनामा भी नहीं सुन सकते। इतना वन साइडेड नैरेटिव है। तो ये नहीं होना चाहिए। एजेंडा ड्रिवन कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। नेचुरल चीज़ को आने दें। जो नेचुरल है, जो होना है, जो आवाम चाहती है, वो होने दें। So do you think he is the most popular leader right now? यस, ऑफ कोर्स। इसमें सोचने की क्या बात है? ये मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा कि आप हालात आपके सामने हैं। आपको दिख नहीं रहा कि क्या लोग किस तरह से पागल हुए पड़े हैं उसके पीछे? अभी इज इन जेल। बाहर निकाल, क्यों नहीं निकाल रहे? क्यों नहीं निकाल रहे? एक एक दफ़ा निकाल के देखें ना। दोनों को मौका दे दें कि बाहर निकले और जलसे करें अपने। अगर वो पॉपुलर है तभी तो ये सारा कुछ है, कि पूरा ऐसे ऐसा लग रहा है कि सब एक ही शख्स के खिलाफ है। ना होता तो किसको परवाह थी? सर 9 मई के बाद उस तरह से लोग नहीं निकले, आप एग्री करेंगे या नहीं? आपको लगता है लोग डर गए? खैबर पख्तूनख्वा में देखे ना आप, लोग डरे थे। पंजाब। लोग डरे थे। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों ने खौफ का बुत तोड़ दिया है, या वो फेयर, चेन ऑफ फेयर है ना, उसको ब्रेक करते हुए आगे निकल रहे हैं। और जो पख्तूनख्वा में रिसेंट फुटेजेस आई हैं, कन्वेंशंस हुए हैं बैक टू बैक, उनको बस एक स्पार्क हल्का सा चाहिए था, और वो जो शेर अफजल मरवत ने उनको दिया। और उसके बाद से आप देखें ना कि क्या चार्ज क्राउड है। पंजाब में डेफिनेटली चैलेंजेस हैं। पंजाब में अभी उनको बहुत रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे डर है लोगों में, क्योंकि आप अपना आईनी हक लेने के लिए बाहर निकलते हैं। आपने कुछ भी नहीं किया, आप खाली एक झंडा पकड़ के बाहर निकले, अगले दिन एफआईआर में नाम है आपका। तो फिर बताएं कि कैसे लोग निकले? जब इतनी वन साइडेड रेजिस्टेंस होगी तो फिर प्रॉब्लम तो रहेगा। इसलिए ये कहना ना कि पंजाब के लोग डर गए हैं या निकल नहीं रहे, समटाइम्स एक स्टेप पीछे ले लेना भी अक्लमंदी होती है। ज़रूरी नहीं है कि हमने 2 स्टेप आगे लेके खाई में गिरना है। अगर थोड़ा सा रास्ता मुश्किल है तो ज़रा पीछे को बड़ा जंप लें, फिर देखें क्या होता है। सर ये तो बहुत आइडियल सिचुएशन होगी है कि सब कुछ मामला सेट हो जाएं और असम्बलियाँ भी बहाल हो जाएं, सब कुछ हो जाए। लेकिन अभी एक जो पीटीआई के सर पे एक तलवार मंडला रही है, वो ये है कि इंतखाबी निशान जो है वो भी लेने के बारे में बात हो रही है। तो उसके बारे में कोई खबर? देखिए, आज ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि हमारी नज़र में इनका इलेक्शन जो है इंटर पार्टी वो इनवैलिड है। तो उन्होंने अपना माइंड जो है वो डिस्क्लोज़ कर दिया। अभी पीटीआई को पेशावर हाई कोर्ट से वक्ती रिलीफ मिला है। अगर ना मिलता तो मेरा ख्याल है आज बल्ला जाता था, आज चले जाना था बल्ला पीटीआई का। और अभी भी महफूज नहीं है। अभी पता नहीं पेशावर हाई कोर्ट क्या डिसीजन दे और इलेक्शन कमीशन क्या करे। लेकिन ऐसा क्लियर कट नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन, जिसका काम है साफ शफाफ इलेक्शन कराना, वो ख़ुद भी नहीं चाहता कि साफ शफाफ इलेक्शन हो। वो ख़ुद भी शायद कहीं ना कहीं यही चाहता है कि एक सियासी जमात को बिल्कुल साइड लाइन करके दूसरी को पूरा मौका दिया जाए।
तो ये इस तरह के इलेक्शन जो हैं वो अगर हो भी गए, लेट्स सपोज बल्ला नहीं भी रहा पीटीआई के पास, या इलेक्शन रिग्ड हो जाते हैं, या तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी, एक्सेप्टेंस क्या होगी, इंटरनेशनल इदारे क्या रिपोर्ट करेंगे, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर क्या रिपोर्ट करेंगे, पाकिस्तानी कौम क्या मानेगी। फिर हालात तो और ज़्यादा ख़राब होंगे, इतने आराम से तो लोग तो फिर और शोर शराबा करेंगे। ये जो इतना मैस क्रिएट हुआ हुआ है ना, एक ही सोल्यूशन है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन करा दें और फिर जो भी नतीजा हो उसको एक्सेप्ट करें सारी सियासी जमातें। बस सिर्फ ये इस टाइम वाहिद हल है पाकिस्तान के आगे बढ़ने का, ये पोलराइजेशन थोड़ी कम करने का, अदरवाइज़ तो कोई और सोल्यूशन नहीं है। सर इलेक्शन सर पे आ गए हैं, अगर खान साहब इलेक्शन से पहले बाहर आ भी जाते हैं तो आपको लगता है विदाउट कैंपेन खान साहब जीत सकते हैं? हाँ बिल्कुल। मुझे अभी तो वो बाहर आते दिखाई नहीं दे रहे फ़िलहाल, जिस तरह के हालात हैं इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी फौरी तौर पे मुझे तो नहीं लगता कि वो बाहर आ पाएँ। लेकिन ये ज़रूर है कि उनको इलेक्शन कैंपेन की ज़रूरत नहीं है। जो हालात है इलेक्शन कैंपेन में सारे मिल के कर रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत है। तो ये सूरत हाल है। बगैर खान साहब के पीटीआई जीत सकती है? बिल्कुल जीत सकते हैं। बगैर खान साहब के सिर्फ जेल में ही है ना। खान साहब अभी और अल्लाह ना करे कुछ ऐसा तो नहीं है, वो तो सारी पार्टी की निगरानी कर रहे हैं, टिकट्स खान ने देने हैं, सारी चीज़ों के बारे में गाइडलाइंस वो दे रहे हैं। अपने वकला के थ्रू वो राब्ते में हैं, अपनी पार्टी के लोगों के साथ राब्ते में हैं, तो वो सारी चीज़ें कर तो रहे हैं। सर वेयर डू यू सी पीटीआई इन नेक्स्ट 10 years? इन नेक्स्ट 10 ईयर यार कुछ नहीं, अभी तो कहना कबल अज़ वक्त है। 10 साल की तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साल 1.5 साल के अंदर अंदर हालात नॉर्मलाइज होना शुरू होंगे, हो जाएंगे। ये कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई किसी सतह पे जाके मुफाहमत होगी नहीं, कहीं ना कहीं जाके थोड़ी बहुत बातचीत होगी, रास्ते खुलेंगे और पीटीआई को स्पेस मिलेगी। अभी तो फिलहाल शायद ये मोटिव है ना कि ये इलेक्शन तक उनको स्पेस ना मिले, एक बार इलेक्शन गुजर जाए देन मिल जाएगी स्पेस इंशाल्लाह। अगले वजीर आजम मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो जो आवाम चाहेगी वो। आपकी पेशन गोई क्या है? अगर तो इस तरह से करना है जिस तरह से हो रहा है, जो जिस तरह धड़ाधड़ रिलीफ देना है, वन साइडेड पूरा गेम है, तो फिर तो नवाज शरीफ साहब है। लेकिन अगर फ्री एंड फेयर है तो फिर इमरान खान है। इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। सर थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। Okay. जितनी हमने पीटीआई के बारे में जानकारी हासिल कर सकते थे, हम लिमिटेड से टाइम में उतनी हमने हासिल करने की कोशिश की। उम्मीद है कि इमरान खान साहब को रिहाई मिले और उम्मीद है कि मुल्क में स्टेबिलिटी हो। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।